रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज काकोली और प्रमिला नहीं आए थे। टुक टुक को आज अकेले ही घर जाना पड़ेगा। ट्यूशन से निकलते हुए मनी मन यही सोच रही थी। वैसे कोई अजीब बात नहीं है, टुक टुक इस बात की आदी है, मगर उसके घर के पास वाला वो जो खाली जगह है जहाँ पे वो पीपल का पेड़ है, पता नहीं वहाँ पहुँचते ही उसे क्या हो जाता है। बहुत अजीब सा महसूस होता है उसे, इसलिए कोशिश करती है उस जगह को अपनी सहेलियों के साथ ही पार करने की। टुक टुक का घर भी वैसे किसी अजायब घर से कम नहीं, पुराने काल का बना हुआ घर है। रेनोवेशन बहुत साल से नहीं हुआ है। घर के दक्षिणी हिस्से को ताला लगाकर रखा जाता है। एक बार पूछा था टुक टुक ने, मगर टुक टुक के दादाजी अत्यंत ही रौबीले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनका कहना था, इतना बड़ा घर है, क्या करेंगे, बंद रहने दो उस हिस्से को। सच ही है, टुक टुक के घर में रहने वाले जितने लोग नहीं, उससे ज़्यादा तो कमरे ही हैं। हाँ, एक समय जमींदारी प्रथा के चलते जब घर में रौनक रहती थी तब की बात अलग थी। तब तो एक एक कमरे में एक एक रसोइयों को रखा जाता था, मगर आज परिस्थितियां अलग हैं। आज कहने को घर में 2-3 नौकर और रामू दादा हैं। कायदे से रामू दादा भी नौकर ही हैं, मगर दादाजी उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह करते हैं। बचपन से वो इस घर में हैं। घर की साफ सफाई और पुताई भी पिछले कई सालों से नहीं हुई है। और फिर पता नहीं घर में ऐसा क्यों होता है कि पूर्णमासी के आते ही सबके चेहरे के रंग जैसे उड़ने लगते हैं। आज टुक टुक के घर में एक और अजीब बात होने वाली थी। उसकी कल्पना बुआ आने वाली थी। कल्पना बुआ की शादी को करीब 8 साल हो गए हैं, मगर जब से शादी हुई है तब से वो कभी मायके लौटकर नहीं आई है। आज पूरे 8 साल बाद टुक टुक के पिताजी और चाचा जी उन्हें लेने गए हैं। साइकिल चलाती हुई टुक टुक यही सब सोचते सोचते घर की तरफ चली जा रही थी। तभी अचानक उसकी साइकिल चलते चलते रुक गई। अरे ये क्या हुआ? शाम ढलने लगी थी। आसमान से धीरे धीरे अंधेरा नीचे उतर रहा था। टुक टुक ने साइकिल रोककर अपनी मोबाइल टॉर्च से देखने की कोशिश की, मगर न चेन उतरी थी न ही कोई और प्रॉब्लम थी। पर साइकिल चलने का नाम क्यों नहीं ले रही? जैसे स्टैंड पर लगाकर उसने पहिया घुमाया, साइकिल सरसराकर चलने लगी। अरे, उतरकर फिर साइकिल पर सवार होकर जैसे ही बढ़ने की कोशिश की, साइकिल फिर आगे न बढ़ी। चक्के में कुछ फंस रहा था, मगर क्या? तभी उसे ध्यान आया, वो तो उसी खाली मैदान और पीपल के पेड़ के सामने ही खड़ी है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे तेज आंधी सी आने लगी है, और फिर उसके कानों में वो अजीबोगरीब आवाज पड़ी, आजा, आ इधर आ, आती क्यों नहीं? टुक टुक चौंक पड़ी। तभी उसने महसूस किया जैसे उसके सामने की जमीन फट रही है, और उस जमीन से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसका सर बहुत बड़ा सा है। ये क्या हो सकता है? यहाँ आसपास तो कोई नहीं, फिर कौन? अचानक सरपट उसने साइकिल का पहिया घुमा दिया और तेज रफ्तार से साइकिल चलाते हुए किसी तरह घर के दरवाजे पर पहुंचे। मेन गेट खोलकर अंदर साइकिल रखी
और चक्कर खाकर गिर पड़ी। सुनते हो जी, चुक चुक को तो अब तक होश नहीं आया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें ठीक न लगने की क्या बात है? थक कर आई है, चक्कर खा गई होगी। वैसे भी लड़कियों की बढ़ती उम्र में खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, वैसी कोई बात नहीं। मगर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब? आज से 2 दिन बाद पूर्णमासी है, आषाढ़ पूर्णिमा, और तुम तो। अचानक ही टुक टुक के दादाजी ने अपने गले में पहने हुए माला को अपने हाथों में ले लिया। क्या कहती हो? ये सब बातें मत करो। दोनों के चेहरे पर भय के निशान थे। कमरे में टुक टुक के दादाजी और उसकी दादी माँ बैठे हुए थे। तब अचानक बाहर से टुक टुक की माँ की आवाज आई। माँ, टुक टुक को होश आ गया है। क्या होश आ गया है? सभी उसके कमरे की तरफ दौड़े। इस वक्त टुक टुक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेर रही थी। दादाजी ने पूछा, क्या हो गया था बेटी? अचानक तो बेहोश कैसे हो गई? हड़बड़ाकर टुक टुक उठ बैठी। हाँ, अरे वो तो इस वक्त घर में है, पर वो भयानक दृश्य। उसने सब कुछ घर वालों को बता दिया। दादाजी बोले, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग भी तो कई बार उधर से आते जाते। ये सब कुछ नहीं है। असली में पढ़ाई लिखाई से तो थक गई होगी, तभी हुआ होगा। अच्छा चलो, सब उसे आराम करने दो। टुक टुक, तुम आराम करो। जतिन, दीदी के पास बैठो। टुक टुक के छोटे भाई जतिन को सब वहां छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए। टुक टुक इस वक्त गहरी नींद में थी। अचानक वो सपना देख रही थी। सपने में उसने अपने आप को दोस्तों के साथ खेलते कूदते देखा था। सब खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। टुक टुक उन सब से बचकर भाग रही थी, और भागते भागते अचानक वो ठीक मैदान के उसी हिस्से में पहुंच गई। वही पीपल का पेड़, वैसे ही तेज आंधी और वही आवाज, आना, आजा। तभी उसने महसूस किया जैसे उसके सामने की जमीन फट रही है, और उस जमीन से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसका सर बहुत बड़ा सा है। टुक टुक हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ दीदी? टुक टुक का भाई जतिन बोला। कुछ नहीं। तो इतना डर के क्यों उठी? जतिन, वो जो मैदान वाला हिस्सा है ना, उसका सपना मैंने फिर से देखा। दूसरी ओर टुक टुक के दादाजी और दादी माँ अत्यंत परेशान थे। सुनते हो जी, रात होने को आई, अभी तक तो कल्पना को लेकर उसके भाई नहीं आए। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जी। एक तो पूर्णमासी आने वाली है, उसी समय तुमने उसे बुलाया, और अरे कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों ऐसी बातें सुनकर टुक टुक के दादाजी का हाथ अपने आप उनके गले में पहने हुए उस तावीज पर चला जाता था। भगवान सब ठीक करेंगे। तभी अचानक आवाज आई, माँ, कल्पना आ गई। सब दौड़े दौड़े उसके स्वागत में गए। आज पूरे 8 साल बाद कल्पना अपने मायके आई थी। टुक टुक के पिताजी ने बताया कि उन्हें आने में देरी हुई थी, जो इस प्रकार था कि बस ड्राइवर बस तेज रफ्तार में चलाए लिए चला जा रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर सही रास्ता ढूंढते ढूंढते करीब 2 घंटे लग गए। इसी वजह से उन्हें देरी हो गई। आश्चर्य की बात थी, बस ड्राइवर इस रूट का 10 साल का आदी था, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ कि बस अपना रास्ता भटक गई। टुक टुक के दादा और दादी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। इसका कारण वो अच्छी तरह से समझ रहे थे। खेल शुरू हो चुका है। टुक टुक के फूफा जी बच्चों से काफी घुल मिल गए थे। वैसे भी स्वभाव में वो थोड़ा अलग ही थे। बड़ों से बच्चे ही उन्हें ज्यादा पसंद थे। पिछले 1 दिन से वो बच्चों के साथ ही खेल रहे थे।
खेलते खेलते अचानक वो बोले, अच्छा घर का दक्षिणी हिस्सा क्यों नहीं खोलते हैं? पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, दादाजी ने मना किया है। तुम लोगों ने कभी खोलकर देखने की कोशिश नहीं की? नहीं, दादाजी को पता चला तो। अरे इसमें ऐसी बात क्या है? तुम लोग आज के बच्चे हो, हिम्मती बच्चे हो, हिम्मत करनी चाहिए तुम लोग को, ऐसे डरते थोड़ी है। चलो हम लोग मिलकर दरवाजा खोलते हैं। फूफा जी चुपचाप दादाजी के वहां से चाबी ले आए और दरवाजा खोलने लगे। अचानक टुक टुक बोली, फूफा जी मत खोलिए, मुझे कुछ सही नहीं लगता है। तो उस दिन वहां पर डर गई थी ना? लोग पता है तेरे बारे में क्या कहते हैं, डरपोक बच्ची, अपने आप को हिम्मती साबित कर, चल कर देखते क्या है यहाँ। और वो दरवाजा खोल के कमरे के अंदर प्रविष्ट हो गए। कमरा खाली सा ही था, मगर लग रहा था सदियों से यहां पर कोई नहीं आया है। कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। एक अजीब सी बदबू कमरे में फैली हुई थी। वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। अचानक फूफा जी उनके पास नहीं थे। दीदी, फूफा जी कहाँ हैं? हाँ, फूफा जी। वो लोग उन्हें ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते जैसे ही पास के कमरे में पहुंचे, वहां पर उनके फूफा खड़े थे। फूफा जी, आप यहाँ कैसे आए? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूं, मैं उस कमरे से यहाँ कैसे पहुंच गया? हाँ, छोड़ो, चलो चलते हैं। अभी वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक फूफा जी बोल पड़े, ये मेरे पैर में क्या हो गया? मैं चल नहीं पा रहा हूं। टुक टुक ने जैसे ही नीचे देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। फूफा जी के पैरों में कुछ लिपटा हुआ था, एक पतला सा हाथ। टुक टुक चीख पड़ी, फूफा जी, आपके पैरों में वो हाथ! हाँ, ये क्या? कहकर वो सभी कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़े। अचानक कमरे में टुक टुक की चीख सुनकर घर वाले उसी ओर दौड़ चले आए। सबसे पहले दादाजी कमरे में प्रविष्ट हुए। ये क्या है? तुम लोगों को मना किया था ना इधर आने के लिए, तुम लोग यहाँ क्यों आए? इस वक्त भी दादाजी अपने गले में पहने हुए ताबीज को पकड़े हुए थे। चलो यहाँ से चलो। और तुम्हारे फूफा जी कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। अचानक ही फूफा जी पीछे से उनके पास आए। फूफा जी, आपके पैर में वो पतला सा हाथ? हाथ? कहाँ हाथ? अरे हाथ नहीं था, वो रस्सी थी। क्या रस्सी? हाँ, रस्सी। तुमने न जाने क्या देखा। कहकर सभी घर लौट आए। रात के खाने के समय फूफा जी दादाजी से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। शायद उनकी अनुमति के बिना कमरा खोल देकर उन्होंने कोई गलत काम किया है, इस बात का डर उनके मन में था। सभी भोजन कर रहे थे कि अचानक टुक टुक की दादी ने प्रश्न किया, जमाई बाबू, आपके गाल में वो दाग कैसा? हाँ, दाग? अरे ये क्या? चौंक पड़े थे सभी। हाँ, तुम्हारे गाल में ये दाग पहले तो नहीं था। कल्पना बोल पड़ी, ओ लगता है दाद हो गया है, यहां से जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गांव में भी एक अच्छे वैद्यराज हैं, उन्हें दिखा लो। जी, कल ही उन्हें दिखाता हूं। इसके पश्चात सभी अपने अपने कमरे में सोने को चले गए। कल्पना के मन में अजीब सा पशुपेश था। आज से सालों पहले ऐसी ही एक पूर्णमासी की रात थी जिसमें वो भयानक डर गई थी और उसी डर को लिए ससुराल विदा हुई थी। और आज 8 साल इसीलिए वो गांव में वापस नहीं आई थी, क्योंकि वो उस डर का सामना फिर से नहीं करना चाहती थी। कल भी पूर्णमासी की रात है। ठीक ऐसी ही पूर्णमासी की रात वो भी थी। कल्पना किसी भी तरह से घर वापस नहीं आना चाहती थी, मगर उसके पिताजी ने कहा था, परिस्थितियां सम हो चुकी है, एक बार आओ, अपने डर का सामना करना तो जरूरी है। कल्पना के पति खिड़की के पास खड़े हुए थे, मनी मन गाना गा रहे थे।
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ओह, मैंने तुमसे कहा है ना ये गाना मत गाया करो। कल्पना कमरे में आती हुई बोली। अरे तुम कब आई? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो नहीं गाएंगे, मगर इतना गुस्साने की क्या बात है? देखो तो कैसा मनोरम समा है, आसमान में 14वीं का चांद है और मेरे पास भी। ऐसे में रोमांटिक बातें करो डार्लिंग, ये क्या डरने डराने की बातें कर रही हो? कल्पना अपने पति के सीने से लग गई। आज कई दिनों बाद वो अपने पति का प्यार पा रही थी। उस रात की बात कल्पना कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद से उसके स्वभाव में अजीब सा परिवर्तन आ गया है। हर पूर्णमासी की रात आते ही साथ उसे अजीब सा डरने लगने लगता है। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। घर वालों से, अपने पति से वो अक्सर लड़ पड़ती है, मगर फिर पूर्णमासी बीतने के बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव सामान्य होने लगता है। ऐसा क्यों होता है उसे समझ में नहीं आता है। पति ज्ञानेंद्र अत्यंत सज्जन स्वभाव के हैं, तभी तो उसके स्वभाव में इस परिवर्तन को कभी भी उन्होंने क्रोध की दृष्टि से नहीं देखा है। अभी तो बड़े ही ठंडे दिमाग से वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। तभी अचानक कल्पना अपने पति से थोड़ा दूर हंसा रखाई। तो तुम्हारे गाल का वो दाग बड़ा सा लग रहा है। हाँ, अरे लगता है दांत बढ़ता ही जा रहा है, कल ही वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा। मगर ये दांत सा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे जन्म दाग हो। ठीक वैसा ही जैसा हो उसके। अचानक कल्पना कमरे से बाहर चली गई। वैसे भी उसके पिता ने निर्दिष्ट किया था अगले 2 दिनों तक वो अपने पति के साथ ना रहे। रात में सभी सो रहे थे, तभी अचानक टुक वॉशरूम से वापस आ रही थी। उसने देखा बरामदे में फूफा जी खड़े थे। बोले, टुक उस दिन तो बिना मतलब डर गई थी, चल आज मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूं, देखते हैं उस जगह पर क्या है। क्या फूफा जी, अब क्या कह रहे हैं? क्यों, डर लगता है? डरपोक है तू? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। तो फिर चल, दोनों साथ चल के देखते हैं। और वैसे भी तू ढेर डर क्या है, मैं तो तेरे साथ हूं। अब हाँ ठीक है। अचानक ही फूफा ने साइकिल निकाल ली और टुकटुक को पीछे बैठाकर दोनों चुपचाप उसी खाली मैदान की तरफ चल पड़े। मैदान के ठीक सामने पहुंचकर फूफा ने साइकिल वहीं रोक दी। बोले, चल उस पेड़ के पास चल के देखते हैं क्या दिखा था तुझे। टुक के पैर जैसे जमीन पर जम गए। वो इस वक्त फिर से उसी जगह पर खड़ी थी। रात का घना अंधेरा जगह और वातावरण को और भयानक बना रहा था। अचानक वही तेज हवा चलने लगी। टुक एक बात सोचकर चौंक पड़ी। उसने फूफा जी को तो इस जगह का रास्ता नहीं बताया था, फिर अचानक फूफा जी उसे साइकिल में बैठाकर यहां तक कैसे ले आए? फूफा जी बोल पड़े, चल आ देखते हैं आगे। टुक क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक फूफा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो जैसे किसी सम्मोहन में बंधी उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। अचानक कान में पीछे से आवाज आई, टुक रुको रुको रुको। मुड़कर देखा तो दादाजी और रामू दादा थे। दोनों दौड़ते हुए उस तरफ आ रहे थे। दादाजी इस वक्त भी हाथ में वो ताबीज पकड़े हुए थे। चीखे, यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? टुक ने देखा फूफा जी की आंखों में अचानक क्रोध के भाव आए और गायब हो गए। दादाजी बोले, और आप इस बच्चे को लेकर कहां जा रहे हैं? मैं बस उसका डर दूर करने ले जा रहा था। चलिए घर चलिए। सभी घर वापस आ गए। अगले दिन टुक कमरे में बैठी हुई थी।
डर रही थी कहीं दादाजी उसे बुलाकर डांटे नहीं। तभी अचानक एक नौकर ने आकर कहा, दादाजी उसे बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। टुक टुक चौंक पड़ी। दादाजी स्वभावतः बच्चों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और जब भी कोई जरूरी बातचीत होती थी तो घर के बड़ों को ही अपने पास बुलाते थे। आज पहली बार दादाजी ने उसे बुलाया है। जमींदारों का परिवार था उनका। अभी भी दादाजी के स्वभाव में वही रौबीलापन है। जैसे ही टुक टुक उनके कमरे में गई, दादाजी बोल पड़े, ओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी थी। तुमने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों से घर में कैसा वातावरण है। मैं तुम्हें इसी के विषय में बताना चाहता था। ये एक अभिशाप है जो हमारे परिवार पर लगा हुआ है। इसकी शुरुआत आज से 200 साल पहले होती है। हमारे खानदान में वीर नारायण थे जो व्यापारी थे। जहाज में सामान भरकर वो व्यापार के लिए निकला करते थे। ये मुगलों के समय की बात है। व्यापार से उन्होंने प्रचुर धन कमाया था। उस समय मोरक्को नाविकों के लिए मुख्य जगह होती थी। देश विदेश के लोग वहां इकट्ठे होते थे। वो भी वहीं जाकर व्यापार करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी उम्र ढलने लगी। तब उन्होंने तय किया कि व्यापार रोककर अब स्थायी जीवन जिएंगे और तभी उन्होंने इस गांव को मुगलों से खरीदा और बसाया। उस समय जमींदार नहीं होते थे, जागीरदार होते थे। वो यहाँ के जागीरदार बन बैठे। धीरे धीरे समय बीता। अंग्रेजों का आगमन हुआ, मगर उन्होंने अंग्रेजों को भी संभाल लिया और यहीं से हमारे वंश की जमींदारी प्रथा प्रारंभ हुई। वो स्वभावतः बहुत अच्छे इंसान थे। दूसरे जमींदारों की तरह बाईजियों के पास जाना, शराबखोरी, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी पत्नी का नाम कमलावती था। उन्हीं के नाम से हमारे गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। उनके 2 बेटे हुए, रुद्र नारायण और वीर नारायण। दोनों का स्वभाव बहुत ही बुरा था। कोई भी ऐब उनसे दूर न था। वेश्या, बाईजी, शराब, घर की महिलाओं की दशा भी बुरी होने लगी। बेचारी कष्ट से जीवन बिताती थी। पिता की मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों के मध्य धन को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। पहले आमने सामने नहीं था, मगर धीरे धीरे आमने सामने भी ये झगड़ा बढ़ने लगा। एक दिन विजय नारायण की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई सभी जानते थे, मगर कहने वाला कोई न था। रुद्र नारायण इस पूरी जागीर की इकलौते मालिक बन बैठे। उन्होंने तय किया कि वो अपनी भाभी से विवाह करेंगे। भाभी पर उनकी कुदृष्टि पहले से थी। रुद्र नारायण का विवाह शीला से हुआ था, मगर पति के क्रूर स्वभाव के आगे वो कुछ न बोल सकी। भाभी पद्मकली से उन्होंने विवाह कर लिया, जो पहले से गर्भवती थी, और यह गर्भ भी रुद्र नारायण का दिया हुआ ही था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक रुद्र नारायण शराब के नशे में आए और अपनी भाभी के गर्भ पर एक जोरदार लात मारी। इससे गर्भपात नहीं हुआ, अपितु बच्चा समय से पहले पैदा हो गया, और समय से पहले पैदा होने की वजह से उसके शरीर में कई तरह की विकृतियां आ गई। उसका मस्तिष्क भी दूसरे बच्चों से कम ही विकसित था। सर बड़ा सा, हाथ पैर लंबे लंबे और शरीर अजीब सा दुबलापन लिए हुए था। देखने से किसी
अजीबोगरीब प्राणी की तरह दिखाई देता था। फिर अचानक रामू दादा के बुलाने पर दादाजी काम से बाहर चले गए। चुप चुप बैठे बैठे सोचने लगे, आखिर उसके साथ घटी उस घटना का इन सब बातों से क्या ताल्लुक, और दादाजी ये सब उसे क्यों बता रहे हैं? क्या दादाजी का इस कहानी से कोई संबंध है? थोड़ी देर में दादाजी वापस लौट आए। माफ करना, थोड़ा काम था इसलिए बीच में जाना पड़ा। तुम बोर तो नहीं हो रही? नहीं दादाजी, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? पूछो। आप कहीं रुद्रनारायण के? हाँ, मैं ही रुद्रनारायण का बेटा हूं, सबसे छोटा बेटा। मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि मेरे पिता इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति थे, मगर क्या किया जा सकता है। आगे क्या हुआ? इसके बाद रुद्रनारायण की भाभी ने एक और कन्या संतान को जन्म दिया, जबकि शीला से मेरा जन्म हुआ था। कन्या उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसे अपना भाई मानती थी, जबकि दूसरी ओर वो बालक अत्यंत विचित्र स्वभाव का था। उसके शरीर में जैसे दया ममता नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अत्यंत क्रूर और भयंकर स्वभाव का था। ऐसे ये कहा जाता है कि इंसान का मस्तिष्क भले ही विकसित ना हुआ हो, इस वजह से वो क्रूर हो गया हो, मगर मन में थोड़ी सी दया होनी चाहिए। मगर उस बच्चे में ऐसा नहीं था। वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसका स्वभाव और भयंकर होता चला गया। तितलियों को पकड़कर मसल डालना, कुत्तों के शरीर पर ब्लेड चला देना, लोगों को मार पीट देना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। हमारे घर में एक बहुत सुंदर सा तोता था। एक दिन उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। घर में उसे पाला पोसा जाना संभव नहीं था, इसलिए तय किया गया कि एक दाई मां रखी जाए जो उसका पालन पोषण करे। वो बालक सिर्फ उस दाई के ही बातें सुनता था, घर में और किसी की बात नहीं मानता था, अपनी मां की भी नहीं। दाई ने भी उल्टा ही काम किया। उसके स्वभाव को बदलने की जगह उसने उसके स्वभाव में और क्रूरता भरी और क्रोध भरा। वो लड़की दूसरों की तरह नहीं थी। वो उस बच्चे से प्यार करती थी, उसे अपना भाई मानती थी। वो उसके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें ले जाती थी, मगर इसके विपरीत वो बच्चा अपनी बहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो उससे चिढ़ता था, मार पीट देता था, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, बहन के प्रति उसकी ये नफरत और भी बढ़ने लगी। मुझे याद है, देखते देखते समय गुजरा था और वो लड़की 13 वर्ष की हो गई थी। उसका विवाह होने वाला था। उस समय 13 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। विवाह से कुछ दिन पहले ही अचानक घर के एक कोने से एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक में बहुत सारे कागजात थे, जिनसे पता चलता था कि वीर नारायण ने अपनी सारी जायदाद अपने परिवार वालों के नाम की है। और उसी संदूक में से एक अजीबोगरीब मूर्ति निकली थी। मूर्ति देखने से समझ में आता था किसी दानव की मूर्ति है, मगर मेरे पिताजी को पता नहीं क्या सनक चढ़ी, वो उसे घर में प्रतिस्थापित करके उसकी पूजा करना चाहते थे। विभिन्न तरह के पंडितों, शास्त्रियों सबने आगाह किया कि मूर्ति को घर में स्थापित न करें, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। मगर मेरे पिताजी
किसी भी तरह से इसे मानने को तैयार न थे। इसके बाद क्या हुआ? मूर्ति किसकी थी? मूर्ति स्थापना के बाद क्या हुआ? उस लड़के ने और क्या क्या किया? आखिर पूर्णमासी को घर के लोग डरते क्यों थे? इन सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले हिस्से दानव का।